के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़ी डराने वाली पहेली सुलझाने वाले हैं। हम बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर पैराडॉक्स की, यानी कैसे परमाणु हथियारों से लैस दो देश आपस में भिड़ते भी हैं और बचते भी हैं। और सबसे बड़ी बात, इन ऑपरेशंस के इर्द गिर्द जो एक गहरे रहस्य और सीक्रेसी की दीवार होती है, उसके पीछे का सच क्या है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि हम सबकी सुरक्षा से जुड़ा है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह का होगा। हम शुरुआत करेंगे द न्यूक्लियर शैडो से, फिर देखेंगे टेस्टिंग द थ्रेशहोल्ड, टू डाइवर्जिंग पर्सपेक्टिव्स, द सीक्रेट्स ऑफ वॉर, और आखिर में बात करेंगे डीक्लासिफाइंग द फ्यूचर की। ये एजेंडा हमें न्यूक्लियर थ्योरी से लेकर जंग के पन्नों को सहेजने तक के सफर पर ले जाएगा। सेक्शन 1, द न्यूक्लियर शैडो। अब ये न्यूक्लियर पैराडॉक्स या विरोधाभास आखिर है क्या? देखिए, थ्योरी कहती है कि न्यूक्लियर हथियारों का डर फुल स्केल जंग को तो रोक देता है, लेकिन अजीब बात यह है कि यही डर छोटे सब कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को एक तरह से बढ़ावा भी दे देता है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1999 का कारगिल, 2001 में संसद पर हमला, 2008 का मुंबई क्राइसिस, फिर उरी, पुलवामा, बालाकोट और 2025 का ऑपरेशन सिंदूर। आप पैटर्न देख रहे हैं? म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी दोनों तरफ से पक्की तबाही के डर के बावजूद कॉन्फ्लिक्ट्स लगातार हुए हैं। मतलब न्यूक्लियर हथियारों ने टेंशन को खत्म नहीं किया, बस उसका तरीका बदल दिया है। यहाँ भारत का नजरिया समझना बहुत जरूरी है। भारत की पॉलिसी एकदम क्लियर है, नो फर्स्ट यूज। इसका सीधा सा मतलब है कि उनके न्यूक्लियर हथियार सिर्फ डराने या रोकने के लिए हैं, किसी भी जंग की शुरुआत करने के लिए नहीं। जाहिर है भारत की कन्वेंशनल आर्मी काफी मजबूत है, तो उनका सबसे बड़ा फायदा इसी में है कि लड़ाई कभी भी न्यूक्लियर लेवल तक न पहुंचे। पर दूसरी तरफ जरा पाकिस्तान के फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस डॉक्ट्रिन को देखिए। वो न्यूक्लियर हथियारों को हर लेवल पर, चाहे वो स्ट्रेटेजिक हो, ऑपरेशनल हो या टैक्टिकल, एक इक्वलाइजर या बराबरी करने वाले टूल की तरह देखते हैं। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ भारत युद्ध को रोकना चाहता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान इस थ्रेशहोल्ड को जानबूझकर थोड़ा धुंधला और नीचे रखता है। ये बहुत ही खतरनाक डायनामिक है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 2, टेस्टिंग द थ्रेशहोल्ड। पिछले 10 सालों में ये जो सदियों पुराना स्ट्रेटेजिक स्टेटस को था, वो कैसे पूरी तरह से बदल गया, आइए इसे समझते हैं। साल 2016 ये वो साल था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उरी हमले के बाद भारत ने अपनी दशकों पुरानी स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट यानी संयम वाली नीति को पीछे छोड़ा और लाइन ऑफ कंट्रोल के पार सर्जिकल स्ट्राइक करने का पब्लिकली ऐलान कर दिया। और फिर आया 2019 का पुलवामा बालाकोट क्राइसिस। ये और भी ज्यादा अग्रेसिव था। भारत ने सीधे पाकिस्तान के अंदर एक नॉन मिलिट्री टारगेट को हिट किया। जवाब में पाकिस्तान ने भी एयर स्पेस में स्ट्राइक की, एक इंडियन पायलट कैप्चर हुआ और फिर रातों रात उसे वापस भी कर दिया गया। ये सब इतना तेजी से और इतने हाई टेंशन के साथ हुआ कि अमेरिका को बीच बचाव के लिए भारी डिप्लोमेटिक जोर लगाना पड़ा ताकि बात हाथ से न निकल जाए। कार्नेगी की रिसर्च का यहाँ एक बहुत ही सॉलिड कंक्लूजन है। वो कहते हैं कि भारत ने अब कन्वेंशनल ऑपरेशंस के लिए एक स्पेस बना लिया है, यानी अब काइनेटिक रिटेलिएशन, तुरंत पलटवार करना, भारत के लिए न्यूक्लियर साई के बावजूद एक नया नॉर्मल बन गया है। सेक्शन 3, टू डाइवर्जिंग पर्सपेक्टिव्स। अब इसी नए नॉर्मल को दोनों पक्ष कैसे देखते हैं? आइए बिना किसी का पक्ष लिए 2025 के क्राइसिस पर दोनों देशों के टॉप जनरल्स के नजरिए का एक निष्पक्ष विश्लेषण करते हैं। 2025 के ऑपरेशन सिंदूर को ही ले लीजिए। ये मानो एक स्प्लिट स्क्रीन की तरह है, एक ही घटना लेकिन दो बिल्कुल अलग सच्चाइयां। भारत का कहना है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ सटीक हमले किए, जबकि पाकिस्तान का वर्जन ये है कि ये हमले शहरों और इंटरनेशनल बॉर्डर को टारगेट कर रहे थे, जिससे उनके 24 करोड़ लोगों की जान खतरे में पड़ गई। भारत के जनरल अनिल चौहान का तर्क बहुत इंटरेस्टिंग है। उनका मानना है कि कन्वेंशनल ऑपरेशंस के लिए अब काफ़ी स्पेस क्रिएट हो गया है। उनका सीधा सा पॉइंट है कि प्रोफेशनल आर्मीज रैशनल होती हैं, वो समझदार होती हैं। वो जानती हैं कि न्यूक्लियर रेड लाइन को क्रॉस किए बिना ऐसे ऑपरेशंस कैसे किए जा सकते हैं। लेकिन इसके ठीक उलट पाकिस्तान के जनरल साहिर शमशाद मिर्जा इसे एकदम अलग चश्मे से देखते हैं। वो चेतावनी देते हैं कि ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक एस्केलेटरी वॉर है जिसने न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को बहुत नीचे ला दिया है।
उनका मानना है कि बिना किसी क्राइसिस मैनेजमेंट के उठाए गए ऐसे कदम हमें तबाही के बहुत करीब ले आते हैं। और बात सिर्फ बम और मिसाइलों तक ही सीमित नहीं है। 2025 के क्राइसिस के दौरान पाकिस्तान का दावा है कि सिर्फ 24 घंटे के अंदर इंडस वाटर्स ट्रीटी यानी सिंधु जल संधि पर रोक लग गई। जनरल मिर्जा ने इसे पाकिस्तान की खेती और समाज के लिए सीधा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट या अस्तित्व का संकट करार दिया। सोचिए, जब पानी जैसे रिसोर्स को हथियार बना लिया जाए तो पाकिस्तान के मुताबिक ये न्यूक्लियर बटन दबने के खतरे को कई गुना बढ़ा देता है। सेक्शन 4 द सीक्रेट्स ऑफ वॉर। अब तक जो हमने बात की वो सब सतह पर दिखाई देता है, लेकिन बंद कमरों में असल में क्या फैसले होते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मिलिट्री हिस्ट्री हमेशा से गहरे राज में लिपटी रही है। जरा 1972 की इस घटना पर गौर कीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और चीनी प्रीमियर चाओ एन लाए बात कर रहे हैं। निक्सन कहते हैं, मैंने वो किताब पढ़ी थी, मुझे पता था मैं क्या कर रहा हूँ। जरा सोचिए, ये साफ दिखाता है कि कैसे छुपी हुई रिपोर्टें दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं के फैसलों और पूरी जियोपॉलिटिक्स को आकार देती हैं। निक्सन जिस किताब की बात कर रहे थे वो असल में 1962 के भारत चीन युद्ध की टॉप सीक्रेट हेंडरसन ब्रूक्स भगत रिपोर्ट पर बेस्ड थी। कमाल की बात तो ये है कि ये रिपोर्ट आज तक भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। नेविल मैक्सवेल जैसे कुछ जर्नलिस्ट्स को हुए अनऑथराइज्ड लीक्स को छोड़ दें तो आम जनता को इसकी कोई खबर नहीं है। इस रिपोर्ट की कहानी भी बड़ी अजीब है। तत्कालीन रक्षा मंत्री वाई.बी. चौहान ने इसे बनवाया था, लेकिन इसे कभी बाहर नहीं आने दिया गया। क्यों? ताकि प्रधानमंत्री और पॉलिटिकल लीडरशिप की इमेज पर आंच ना आए और जवानों का मनोबल न गिरे। आज हमारे पास 2005 का राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट यानी आरटीआई है, लेकिन ये रिपोर्ट ये आज भी पूरी तरह से क्लासिफाइड है। और 1962 की इस रिपोर्ट से एक और हैरान करने वाली बात सामने आती है। उस दौरान रक्षा मंत्री ने बाकायदा ये निर्देश दिया था कि टॉप सीक्रेट मीटिंग्स के कोई मिनट्स या लिखित रिकॉर्ड्स न रखे जाएं। अब आप ही बताइए, अगर रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो लीडर्स की जिम्मेदारी कैसे तय होगी? ये जानबूझकर किया गया ब्लैंक आउट किसी भी तरह के ऐतिहासिक विश्लेषण को लगभग नामुमकिन बना देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 की तरफ, डीक्लासिफाइंग द फ्यूचर। पास्ट में जो हुआ सो हुआ, लेकिन क्या ट्रांसपेरेंसी की ये कमी भविष्य में भी ऐसी ही रहेगी या कुछ बदलने वाला है? अच्छी खबर यह है कि शायद चीजें बदल रही हैं। 2021 में भारत के रक्षा मंत्रालय ने एक बहुत ही क्लियर स्टेप बाय स्टेप डीक्लासिफिकेशन पॉलिसी लागू की है। इसका रूल बड़ा सीधा है। कोई भी ऑपरेशन हो, 2 साल के अंदर एक कमेटी बनेगी, 3 साल के अंदर सारा डेटा और रिकॉर्ड कलेक्ट होगा और फिर 25 साल के अंदर उस रिकॉर्ड को आम जनता के लिए डीक्लासिफाई कर दिया जाएगा। ये युद्ध के इतिहास को सहेजने का एक बहुत बड़ा और स्ट्रक्चर्ड कदम है। अब ये नई पॉलिसी इतनी जरूरी क्यों है? याद है 1962 की वो मीटिंग्स जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था? कारगिल रिव्यू कमेटी ने इसी वैक्यूम को भरने के लिए इस पॉलिसी की सिफारिश की थी। इससे सेना अपनी पुरानी गलतियों से सीख सकेगी, बेबुनियाद अफवाहों की जगह एक ऑथेंटिक हिस्ट्री लेगी और रिसर्चर्स को सही फैक्ट्स मिलेंगे। सच कहूं तो ये ट्रांसपेरेंसी नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ट्रस्ट के बीच एक बहुत जरूरी पुल का काम करेगी। तो अब हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं और मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल घूम रहा है जो मैं आपके लिए भी छोड़ना चाहता हूँ। क्या मिलिट्री हिस्ट्री में ये ट्रांसपेरेंसी, ये खुलापन सच में भविष्य की जंगों को रोक पाएगी, या फिर ये जो न्यूक्लियर शैडो है ये सच्चाई को हमेशा उन 25 सालों के इंतजार वाले अंधेरे में ही रखेगा? क्या हम कभी भी अगले क्राइसिस की पूरी सच्चाई वक्त रहते जान पाएंगे? इस बारे में सोचिएगा जरूर।